सबसे पहले पहले दिन क्या किया हमने, किसकी, प्यासा कौवा किया। और कौवे के कितना ब्रेन होता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल का भी उसको पता हो जाता है कि वो कुछ डालेंगे पानी में तो लेवल ऊपर आएगा, है ना। और भी आपने देखा कई सारे कौवे कि कितने ग्राम का दिमाग है उसका। हाँ, 3 ग्राम, 3 ग्राम, 1.2% के आसपास का बॉडी वेट से है, लेकिन बॉडी वेट 250 ग्राम ही है केवल। तो 3 ग्राम के दिमाग से भी इतना सारा काम वो अपना निकालता है, इंटेलिजेंट है। इसी तरीके से फिर कौवे के बाद हमने किसकी बात की, मछली की बात की। हाँ हाँ हाँ, मछली की बात की। कैसे मछली सीखती है, छोटी मछली बड़ी मछली से कैसे उसको देख करके और उसको सीखती है, वो बड़ी मज़ेदार बात है। तो यानी जो बुद्धि है, जो माइंड है, ब्रेन है, वो काफ़ी इंटेलिजेंट ब्रेन है मछली का। और फिर आगे बगुला, उसको देखो जब वो उसको चमकती है, रोशनी चमकती है पानी पर से, उसको ठीक ठीक दिखाई नहीं देता है, मछली पर निशान लगाना है तो पूरा छाया करके और तब कुट्ट से वो अपना मछली उठाता है। तो सभी को इस तरह से बहुत सारे, ऑक्टोपस है, वो ऑक्टोपस उसमें रोल करता है, अपने को कैसे छुपाता है और हाँ, कि कोई उसे न देखे और वो चलता जाए, और जहाँ ज़रूरत है वहाँ निकाल करके खोल करके फिर निकल जाता है। तो सबको ब्रेन होता है, और मनुष्य को भी ब्रेन होता है। मनुष्य के ब्रेन की बात करेंगे। पहले ये जो टाइटल है ये देखो, इसमें 2 सेंटेंस लिखे हुए, सेंटेंस है ना, अंडरस्टैंडिंग बाय द ब्रेन, और दूसरा लिखा है अंडरस्टैंडिंग द ब्रेन। दोनों में क्या फर्क है, कुछ क्या फर्क है। अंडरस्टैंडिंग ब्रेन के द्वारा किसी चीज को समझना। हाँ अंडरस्टैंडिंग ब्रेन के बारे में समझना, अंडरस्टैंडिंग दिमाग को समझना। हाँ हाँ। तो अंडरस्टैंडिंग मतलब समझना, बाय द ब्रेन यानी ब्रेन को इस्तेमाल करके समझना, उसकी सहायता से समझना, उसके द्वारा समझना, ब्रेन के द्वारा समझना। समझने के लिए हाथ पैर से समझा नहीं जाता है ना, पेट से समझा नहीं जाता है, किससे समझा जाता है, ब्रेन से समझाता है। लेकिन ब्रेन को कौन समझेगा, ब्रेन को भी तो समझना है ना। ब्रेन में क्या होता है कैसे ब्रेन समझता है, उसको भी तो समझना है। तो वो दूसरा सेंटेंस है अंडरस्टैंडिंग द ब्रेन। दोनों ही काम करने हैं, दोनों ही काम करने हैं, वो भी करना है और ये भी करना है। तो जो, हाँ नेक्स्ट दिखाओ, ह्यूमन ब्रेन है, हम लोग ह्यूमन ब्रेन की बात करेंगे। ओके ओके। तो ब्रेन का क्या रोल होता है, कैसे वो क्या क्या काम करते हैं, कैसे कैसे समझते हैं। लेकिन सबसे पहले ये देखें कि ह्यूमन ब्रेन जो है, ह्यूमन मतलब हाँ मनुष्य, हाँ हाँ। वो जो थे वो दूसरे पक्षी थे या जानवर थे, है ना। और मनुष्य को भी जानवर बोला जाता है बायोलॉजी में। बायोलॉजी में 2 ही श्रेणियां होती हैं, प्लांट और एनिमल्स। फिर फंगी वंगी जो कुछ होते हैं वो सब होते हैं, लेकिन मनुष्य जो है वो एनिमल की श्रेणी में आता है, एनिमल के कैटेगरी में आता है। तो जो ह्यूमन है, मनुष्य है, उसका ब्रेन बाकी सारे एनिमल्स के ब्रेन के मुकाबले कुछ अलग है। क्या करता है, आपने देखा सबके पास इंटेलिजेंस है, कौवे से लेकर के और बगुले से लेकर के सबके पास बुद्धि है। वो अच्छे अच्छे अपनी जैसी परिस्थितियां हैं उसके अनुसार उसमें से अपने लिए जो सबसे अच्छा रास्ता है वो निकाल सकता है। कौवे को अगर कुछ ज़रूरत है, कोई चीज़ किसी डब्बे के अंदर में रखी है और जाली वाली, था ना एक वीडियो, और उसमें से उसको निकालना है तो एक डंडी लेना, डंडी को इधर उधर करना, कहीं कभी उसका हुक बनाना, कभी ये करना, और करके उसको ले लेना। तो बुद्धि तो है, मनुष्य की बुद्धि में कोई खास बात है क्या जो कि बाकियों की बुद्धि में नहीं है। बाकी भी इंटेलिजेंट हैं लेकिन वो काम नहीं कर रहे, उनका ब्रेन वो काम नहीं कर रहा जो मनुष्य का कर रहा है। ऐसे कुछ सोच सकते हो क्या।
मनुष्य क्या क्या कर सकता है वो तो पता ही है। हम सब लोग मनुष्य हैं तो हम लोग क्या क्या कर सकते हैं सबको पता है। मनुष्य अपने दिमाग का यूज करके किसी भी जानवर को अपने वश में कर सकता है। मनुष्य जो है वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करके किसी दूसरे जानवर को अपने वश में कर सकता है। ठीक, और बताइए। बोल सकते हैं, नहीं वो तो पशु पक्षी भी बोलते हैं, नहीं बोलते हैं? कोई चींची करता है, कोई काँव काँव करता है, कोई कूकू करता है, कोई हैं करता है, तो पशु जानवर भी बोलते हैं। तब ये है कि उनकी भाषा हमें पता नहीं होती है, हमें पता नहीं होती है, लेकिन हो सकता है ना कि उनको उनकी भाषा पता हो, एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हो वो। जैसे हमें उनके सभी कौवे एक जैसे दिखते हैं हमें, सभी कोयल एक जैसे, सभी गधे एक जैसे दिखते हैं हमें। लेकिन उनको पता होता है कि कौन है किसको, वो कल ये मिला था आज वो मिल रहा है, उनको पता होता है। तो भाषा भी उनकी हो सकती है। मनुष्य जो है उसका दिमाग इसलिए अलग है कि मनुष्य भविष्य की योजनाएं बना सकता है। पशु पक्षी भविष्य की योजनाएं नहीं बनाते हैं। जो आज की परिस्थिति में है, आज की परिस्थिति में जो है उसी में उनका दिमाग चलता है। वो कल क्या करना है, परसों क्या करना है, एक साल के बाद क्या होना है, ऐसा काम करें कि एक साल के बाद भी हम उसका फल ले सकें। तो ऐसी जो भविष्य की योजना बनाना है वो केवल मनुष्य ही कर सकते हैं। बाकी के जो हैं अपने जीव जंतु, उनकी जो अभी की परिस्थिति है, उस परिस्थिति में उनको क्या चाहिए और वो कैसे मिलेगा उसके लिए योजना कर सकते हैं। अभी मेरे पास ये है, मेरे सामने ये है, उस परिस्थितियों में से सीख करके और उसमें से क्या करना, जो एक बार सीख लिया उसको याद भी रख सकते हैं, वो अगले दिन भी उसका उपयोग कर सकते हैं, अगले दिन भी उसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ कर लें हम कि आगे 5 साल तक मेरा जीवन सुख से कटे, ऐसा उनका ब्रेन नहीं होता है, ऐसा मनुष्य का ही ब्रेन होता है। और इसीलिए देखो हम लोगों ने कितने कितने आविष्कार किए हैं। मेडिकल में आप सोचो, हम लोग कितनी सारी बीमारियों का कैसा कैसा इलाज करते हैं। जिनके जो हाथ पैर कुछ कट वट जाते हैं किसी कारण से, तो हमने उनके लिए अलग से पैर कैसे बनाए जाएंगे वो किया है ना। कौन सा है यहाँ संस्थान जहाँ ये होता है? एलिम्को। हाँ, एलिम्को। क्या फुल फॉर्म क्या है एलिम्को का? एलिम्को कैसे लिखते हैं, स्पेलिंग कहाँ से शुरू करें? ए एल आई एम सी ओ। हाँ, तो ए क्या है? वेरी गुड, आर्टिफिशियल। स्पेलिंग गलत होगा तो बता देना रितेश जी। एल क्या है? लिम्ब, लिम्ब है ना, लिम्ब है। आई क्या है? आई क्या है? और ये क्या है? मैन्युफैक्चरिंग। देखो कितना बड़ा शब्द है, यहां से शुरू होके वहां तक गया है। हाँ, क्या पढ़ते हैं? और लिखा हुआ क्या है? तो अंग्रेजी में जो लिखा हुआ होता है वो हम लोग वैसा कई बार नहीं पढ़ते हैं, तो वो अपने को अलग से याद रखना होता है कि अच्छा मैन्युफैक्चरिंग अगर बोलना है तो लिखते समय में आई नहीं लगाना है, मैनी वाला आई एन के बाद आई नहीं लगाना है, उसमें ये लगाना है। इसी तरह से ये क्या है? ये क्या है? कॉर्पोरेशन है, ये दोनों ही होंगे कॉर्पोरेशन। ये देखो ये क्या लिखा? टी आई ओ एन। क्या पढ़ते हैं? शन।
टी से श भी होता है, टी से केवल ट नहीं होता है, हो रहा है ना, टी से श भी हो रहा है। ओके, तो एक ये बच गया भाई, एलिम्को, आर्टिफिशियल, एलआई तो नहीं है, एलआई लिम्ब के लिए होगा। आर्टिफिशियल लिम्ब मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंडिया के लिए आई पहले लिखा है लेकिन। अच्छा, ये भी हो सकता है कि लिम्ब के 2 अक्षर लिए होंगे, एलआई। अच्छा अच्छा, आप देख रहे हैं उसको, ओके, ऑफ इंडिया है और इंडिया को यहाँ पे उठा करके लाया है वो, ओके। तो इसी तरीके से हम लोगों ने भविष्य के लिए और सोच करके कैसा होगा, कितने वाहन बनाए ना, हमने रेलगाड़ियाँ बनाई, हमने हवाई जहाज बनाए, तरह तरह की हमने मशीनें बनाई, हमने स्कूटर बनाए, हमने स्कूटी बनाई, हमने बिजली बनाई। तो मनुष्य जो है ये इस प्रकार के नए आविष्कार कर सकता है और भविष्य के लिए प्लानिंग कर सकता है। हम लोग घर बनाते हैं तो पूरी प्लानिंग के साथ बनाते हैं कि 10 वर्ष के बाद क्या होगा, 15 वर्ष के बाद क्या होगा, 25 वर्ष के बाद क्या होगा। तो ये जो सारा अपना दिमाग में ये शक्तियाँ हैं कि हम अपनी पूरी योजना के अनुसार नए आविष्कार कर सकते हैं और दूर तक क्या हम सोच सकते हैं। आज का जो हमारा समाज दिख रहा है हमें, आज जो मेरी परिस्थितियां दिख रही हैं, उसमें से तो हमें जो बेस्ट है वो हम करते हैं, लेकिन भविष्य के लिए भी हम उसमें से करते हैं। लेकिन ये जो शक्ति है ह्यूमन ब्रेन में ये जो सोचने की, इमेजिन करने की, कल्पना करने की, इमेजिन करना पड़ता है ना, कुछ अगर नया करना है तो पहले उसका एक खाका सोचना पड़ता है। तो ये जो नई शक्ति है, अधिक शक्ति है मनुष्य में करने की, उस शक्ति का दुरुपयोग भी हो सकता है और हो रहा है। उस शक्ति का दुरुपयोग भी हो रहा है। लोगों को लगता है कि हाँ, अगले 20 साल तक, 25 साल तक मेरा परिवार सुख से रहे तो हमें बहुत सारा धन कमाना चाहिए, बहुत सारी खेती करनी चाहिए। तो फिर योजना बनाता है मनुष्य की, ये जंगल है, यहाँ पे कुछ नहीं होता, ये फालतू के पेड़ खड़े हैं, इसको काट दो और यहाँ पे खेती करो। हाँ, वो तरह तरह की चीज़ें करते हैं। पहाड़ हैं अपने, तो पहाड़ों पे चलने में बड़ी मुसीबत होती है। वहाँ पे कितना अच्छा है, टूरिस्ट स्पॉट कितना बढ़िया है, वहाँ पे एक होटल बना देंगे तो कितनी कमाई हो जाएगी। ये मनुष्य सोच सकता है, कौवा नहीं सोच सकता। कौवे को मतलब नहीं है कि कल क्या होने वाला है, कौवे को आज से मतलब है। लेकिन मनुष्य जो है ये सोचता है, इतना अच्छा टूरिस्ट स्पॉट है, एक होटल बना दें तो कितने सारे लोग आएंगे और कितना सारा हमें रूम का भाड़ा देंगे और उससे हमारे परिवार का कितना धन बढ़ेगा। तो पहाड़ को खोद खाद करके और उसके ऊपर 4-4 मंजिला, 5-5 मंजिला होटल बना रहे। हम अभी गए थे हम लोग जब वहाँ बागेश्वर, तो हमने रास्ते में देखे किस तरीके से लोगों ने एकदम पहाड़ों को तोड़ फोड़ करेंगे तो फिर लैंडस्लाइड होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मनुष्य के पास ये जो ब्रेन के अंदर में शक्ति है, इसका दुरुपयोग भी हो रहा है और इतने हद तक हो रहा है कि हम लोग 20-25 साल सोचते हैं, 40 साल सोचते हैं कि हमारे परिवार, हमारा बेटा बेटी, हमारे वो सब सुख से रहें, ऐसा वैसा। लेकिन इसके चक्कर में पूरी दुनिया की मनुष्य जाति जो है वो खतरे में आ गई है ना। हमने पहले भी बात किया था इसके बारे में। पूरी मनुष्य जाति खतरे में आ गई है क्योंकि हम लोगों ने पूरी प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ दिया है। अब कभी भी बारिश हो जाती है, बताओ। अभी बारिश हुई ना कुछ दिन पहले, मई महीने में कहीं बारिश होती है? हाँ, आज तो थोड़ी सी हुई है, सुबह को थोड़ी सी 5 मिनट के लिए हुई है। लेकिन अभी काफी धुआंधार वर्षा और खूब आंधी आई है, अपने सब पेड़ वेड़ टूट गए उस आंधी के अंदर में। मई महीने के अंदर लू चलनी चाहिए ना कानपुर में, तो उसकी जगह पे बारिश हो रही है और एक दिन बारिश होती है, दूसरे दिन फिर वैसा गर्मी होती है। तो कब गर्मी हो जाएगी, कब ठंडा हो जाएगा, क्या हो जाएगा। अपना विश्व बहुत डेलिकेट इक्विलिब्रियम में है। डेलिकेट मतलब
डेलिकेट इक्विलिब्रियम। अपना जो विश्व है, विश्व मतलब विश्व, दुनिया, हाँ, अपनी जो दुनिया है वो बहुत डेलिकेट इक्विलिब्रियम में है। डेलिकेट इक्विलिब्रियम, पहले इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब बैलेंस्ड, सब ठीक ठाक है ना, बैलेंस्ड है। हाँ, इक्विलिब्रियम है मतलब बस ठीक एकदम स्थायी है वो। लेकिन ये इक्विलिब्रियम बड़ा डेलिकेट है। डेलिकेट का मतलब है नाजुक। नाजुक जानते ना, जरा से में टूट जाए, जरा से में मुड़ जाए, जरा से में खराब हो जाए, उसको नाजुक कहते हैं। डेलिकेट, ये इक्विलिब्रियम बड़ा डेलिकेट है, जरा से में ये गड़बड़ होने वाला है। जैसे अगर मान लो किसी पेंसिल को नोक पे खड़ा करो, तो हो सकती है नोक पे खड़ी, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन वो इक्विलिब्रियम अगर हो भी गया तो बहुत डेलिकेट है वो। अगर इसको हमने ऐसा नोक के ऊपर खड़ा किया तो नोक जितनी मोटी है उतनी मोटी में से ये पेंसिल अगर है हमारी तो टिक तो सकती है, टिक तो सकती है। अगर ठीक ठीक है, टेढ़ी ना हो तो टिकेगी, क्योंकि यहाँ से जो जमीन है वो अपने ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगी यहाँ पे, और जो इसका भार है वो नीचे की तरफ लगाएगा, और मिला करके, और एक ही लाइन पर होंगे तो मिला करके और वो रह सकती है। लेकिन बहुत नाजुक इक्विलिब्रियम है ये। किसी ने जरा सा छू दिया, हवा लग गई, फूंक मार दिया, सांस ले लिया सामने जा करके, तो पट्टे से गिरेगी, वो इधर गिरेगी या उधर गिरेगी। तो इसको हम कहते हैं बहुत नाजुक इक्विलिब्रियम है। तो अपनी दुनिया का जो इक्विलिब्रियम है ना, वो भी बड़ा नाजुक है, बहुत नाजुक है। हम लोग कुछ प्राणी जो होते हैं, तरह तरह के इतने हजारों किस्म के अपने एनिमल्स होते हैं ना, मनुष्य के अलावा भी। अब वो मच्छर होता है, वो और कीड़े, वो वर्म्स होते हैं जो सॉइल में, जमीन में रहते हैं, जमीन में रहते हैं ना, कीड़े रहते हैं ना, जो अर्थवर्म्स जिसको कहते हैं, पिल्लू टाइप के, केचुए, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, ये है वो है, और वो सब इस इक्विलिब्रियम के भागीदार हैं। वो सब इस इक्विलिब्रियम के भागीदार हैं। वो जो बैक्टीरिया है वो जमीन के अंदर में, और जमीन को उर्वरा बनाता है, उसमें उपज बढ़ाने के काम आता है। आप बैक्टीरिया को मार दोगे तो जमीन की उपज खत्म हो जाएगी। तो हर एक चीज जो है बहुत डेलिकेट इक्विलिब्रियम में। पानी है, उसका अपना इक्विलिब्रियम है, पानी का अपना इक्विलिब्रियम है। कितना पानी बादल में बन के जाएगा, कितना पानी बादल से वापस आएगा, जमीन के अंदर कितना जाना है। एक बड़ा बहुत अच्छा इक्विलिब्रियम बना हुआ है। हम लोग पानी कहाँ से निकालते हैं पीने के लिए? जमीन के अंदर से निकालते हैं। और पानी वापस जमीन में कैसे जाता है? बारिश। ठीक, तो एकदम बढ़िया चल रहा है। हमने निकाला पानी, इस्तेमाल किया, उसके बाद वो पानी जो है वो फिर से क्लाउड में चला गया, बादलों में चला गया, फिर से वापस जमीन पे गिरा, फिर जमीन के अंदर घुस गया, तो पानी मेरा बना हुआ है, अच्छा सा इक्विलिब्रियम है। लेकिन अगर हमने कच्ची जमीन की जगह पे पूरा फर्श बनाया, हर जगह पे सीमेंटेड कर दिया उसको, कच्ची मिट्टी ही नहीं है, और सीमेंटेड के ऊपर पानी गिरेगा तो अंदर नहीं जाएगा ना, कि जाएगा? नहीं जाएगा। तो हमारा इक्विलिब्रियम खराब होगा। हम पानी तो निकालेंगे, इस्तेमाल तो हमको करना है, पानी तो हम निकालेंगे, और पानी जाने की जो व्यवस्था थी जिससे वो इक्विलिब्रियम बैलेंस बना हुआ था कि हाँ पानी निकल भी रहा है तो पानी जा भी रहा है, और हमने सब जगह मकान बना के पक्के स्ट्रक्चर बना करके और उसको कम कर दिया है। अपने यहाँ आप देखो, सोपान आश्रम के अंदर में हम लोगों के पास मिट्टी है ना, मिट्टी वाली जगह है ना काफी सारी, उतनी सारी मिट्टी वाली की जगह है, तो साथ में थोड़ा सा ये मिट्टी वाली जमीन में हमने मकान बना लिया है, तो ठीक है, उतना चलेगा। लेकिन हम पूरे के पूरे पे मकान ही बना डालते तो हम इस इक्विलिब्रियम को खराब करते, और कर रहे हैं लोग कर रहे हैं। इतने सारे स्ट्रक्चर बन रहे हैं, बड़े बड़े लंबे चौड़े, हर जगह ऐसा वैसा,
पानी जाने की जगह ही नहीं जा रही है। आपने देखे होंगे जो ईंट वाला जिस पर आप चलते हैं अपना रास्ता, उसमें 2 ईंटों के बीच में गैप है, उसको सीमेंट से बंद नहीं किया है, वहां से भी पानी जाता है। और कहीं कहीं आप देख रहे होंगे पौधे निकले होते हैं, वहां से निकले होते हैं ना। तो ये सब मनुष्य को ध्यान रखने का है। मनुष्य सोच सकता है, भविष्य को सोच सकता है, वर्तमान को सोच सकता है और उसके अनुसार योजनाएं बना सकता है। लेकिन ये शक्ति का दुरुपयोग अगर किया तो ये जो बैलेंस है प्रकृति का, वो बैलेंस गड़बड़ाएगा। और वो बैलेंस अगर प्रकृति का गड़बड़ाएगा तो वैसी हालत में उसको कोई संभाल नहीं सकता, फिर पूरी की पूरी। अभी आपने सुना होगा कुछ महीने पहले, शायद अभी भी चल ही रहा हो, अमेरिका के जंगलों में आग लगी। ठीक है, अमेरिका के जंगलों में आग लगी और पूरा अमेरिका अपनी पूरी ताकत लगा करके उसको बुझा नहीं पाया 6 महीने तक। हाँ, कितने रितेश जी ऐसे ही कुछ है ना। अभी जो हाल में आग हो सकता है अभी चल रही हो, वो महीने पे महीने गुजर रहे हैं, वो कंट्रोल नहीं हो रही है, वो आग बढ़ रही है बढ़ी है। अभी तो अभी इधर के 1 महीने में क्या हुआ मुझे पता नहीं है, 1-1.5 महीने के अंदर में, लेकिन वो चलता जा रहा है। तो प्रकृति का संतुलन अगर बिगड़ेगा ना तो फिर जबरदस्त तबाही होने वाली है। फिर हम जो सोचते हैं 20 साल के बाद हमारे बच्चे ऐसे, 40 साल के बाद उनके बच्चे ऐसे, 60 साल के बाद उनके बच्चे ऐसे रहेंगे, वह पता नहीं कौन रहेगा और कौन नहीं रहेगा। तो ह्यूमन ब्रेन जो है वो बहुत अलग है, और लेकिन बहुत संभल करके काम करना है, बहुत अच्छी तरीके से काम करना है, ताकि हमारा भविष्य जो है नेचर वो सुरक्षित बना रहे, जो है नेचर वो सुरक्षित बना रहे। अच्छा चलो, तो अगला देखते हैं। अच्छा हाँ, हम अपने जब हाथ पैर पेट पीठ गर्दन सब कुछ है हमारे पास में, हाथ से हम जो काम करते हैं सो पैर से नहीं करते हैं, पैर से जो काम करते हैं सो पेट से नहीं करते हैं, पेट से जो काम करते हैं वो पीठ से नहीं करते हैं, है ना। सभी काम तो हाथ से नहीं करते ना, हाथ से सभी काम तो नहीं करते हैं। चलते हैं क्या हाथ से? नहीं चलते हैं ना। हाथ खाना पचाता है क्या? हाँ, तो हर के अपने अपने काम होते हैं, दिमाग का भी अपना काम है। तो ऐसे कौन से काम हैं जो दिमाग को का उसमें जरूरत नहीं है? जैसे चलने में हाथ की जरूरत नहीं है। हाँ, ऐसा काम है, चलना ऐसा काम है कि उसमें हाथ की जरूरत नहीं, उसमें पैर की जरूरत है। ठीक है, देखना है, एक काम है देखना, किसी चीज को देखना, तो उसके लिए किसकी जरूरत है? आंखों की जरूरत है। उसके लिए पेट की जरूरत नहीं है, पेट से नहीं देखते ना हम, तो आंखों से देखते हैं। तो ब्रेन से हम क्या क्या करते हैं और किस किस चीज के लिए हमें ब्रेन की जरूरत नहीं है। हाँ, चल सकते हैं ना, तो उसमें सोचना नहीं है। कांटा पड़ जाएगा तो सोचना पड़ेगा ना कि कांटे पे पैर रखना। कांटा आ जाए, किस साइड चलना है वो भी सोचना है। क्या चलना है? किस साइड में चलना किस साइड में चलना है, इधर से चलना है कि उधर चलना है, उसको सोचना पड़ता है। हाँ रोड में, रोड है, कहीं भी चले, बीच में चलेंगे, हाँ मिल जाएंगे, हाँ खाना पचाने में हाँ, खाना तब भी सोचेंगे, तब भी सोचेंगे मुंह जाना है। मुंह में जाना चाहिए। खाना खाना है तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि मुंह में खाएं, हम इधर उधर ना खाना शुरू करते। यहाँ से नहीं खाएंगे, कान से नहीं खाएंगे, नाक से नहीं खाएंगे, मुंह से ही खाएंगे। हाँ, अच्छा और बताओ। पानी पीना है, जैसे कि मुंह में पीना है। हाँ, तो वो निर्णय लेना होता है कि पानी पीना है तो गिलास को पकड़ना है, कैसे है, कितने कितने ताकत से पकड़ना है, स्लिप होगा कि नहीं होगा, ये सब सोचना पड़ता है। ओके, और कोई ऐसा काम दिखता है क्या? ये करने में तो दिमाग का जरूरत नहीं है, इसमें कुछ सोचना वैसा नहीं है। ब्रीदिंग करने में, हाँ ब्रीदिंग करने में, खाना पचाने में दिमाग का क्या काम है? फेंकने में, देखने में, अच्छा हाँ, देखने में दिमाग का क्या काम है? क्या देखना है, किधर देखना है, और देखेंगे तो रेटिंग। जितने काम हम लोग करते हैं
जितने काम हम लोग करते हैं, सांस लेने से लेकर के, और जो जितने भी काम होते हैं, अंदर में डाइजेशन होता है और कुछ होता है, फिर हम लोग चलते फिरते हैं, इधर उधर जाते हैं, कुछ पकड़ते हैं, कुछ उठाते हैं, हर एक, चाहे वो पैर का काम हो, चाहे वो उंगली का काम हो, चाहे हमारे घुटने का काम हो या हमारी केहूनी का काम हो, सारे काम जो हमारे होते हैं वो सब ब्रेन से कनेक्ट होकर के ही होते हैं। ब्रेन से कनेक्ट होकर के ही सारे काम हमारे होते हैं। बिना दिमाग के हम कोई भी काम नहीं करते। हम सोते हैं उस समय में भी हमारा दिमाग जो है, ब्रेन, वो सबको संचालित करता रहता है। जो चीज़ें हमें लगता है हम कुछ नहीं कर रहे, उस समय में हम बहुत कुछ कर रहे होते हैं। उस समय भी हम बहुत कुछ कर रहे होते हैं। अपने ब्रेन का लगभग 80%, कितना? 80%। 80%, 80% उन कामों में इस्तेमाल होता है जो बस शरीर को चलाने के लिए जरूरी है। ब्रीदिंग करना है, ब्लड का प्रवाह होना है, हर सेल जो है अंदर में, उस सेल को स्वस्थ रहना है, हर सेल को, सेल जानते ना? कितने सेल होते हैं, कितनी कोशिकाएं होती है एक शरीर में साधारणतः? 37 ट्रिलियन। ट्रिलियन, ट्रिलियन समझते हो? ट्रिलियन, 37 ट्रिलियन, इतने सारे शरीर के अंदर में सेल हैं। तो अब ट्रिलियन का क्या मतलब हुआ? हाँ, 10 पे पावर 12, 6 हो गया तुम्हारा मिलियन, 9 हो गया तुम्हारा बिलियन, 10 पे पावर 12, 10 पे पावर 12, एक के बाद 12 जीरो लिखो। इतने सारे सेल्स हैं और हर एक सेल को अपने को जिंदा रखने के लिए बहुत सारा काम करना पड़ता है, और वो काम हमेशा चलता रहता है, ऑल द टाइम। जब तक जीवन है तब तक वो चलता रहेगा। सेल को बड़ा होना है, फिर बड़ा होने के बाद सेल को 1 से 2 होना है, पता है आपको? हाँ, जो सेल होते हैं अपने, छोटे छोटे सेल होते हैं। सेल का अपना साइज बहुत छोटा सा है, माइक्रोमीटर में है, लेकिन वो सेल बड़े होते हैं। बड़े होने के बाद फिर वो बराबर करीब 2 भागों में बढ़ जाते हैं। बड़े कैसे होंगे? बड़े होने के लिए उनको खाना लगेगा, तो सेल के अंदर खाना पहुंचना चाहिए। हम तो खाना पहुंचाते हैं अपने पेट के अंदर में, लेकिन वो पेट के अंदर का खाना हर इस सेल को भी चाहिए, उस सेल को भी चाहिए। इतने सारे जो 37 ट्रिलियन सेल हैं, सबको चाहिए। तो अंदर में इतने काम हैं, शरीर के अंदर में इतने काम है, खाली शरीर को रखने के लिए। शरीर बना रहे, हमारा काम करता रहे, हमारा जीवन चलता रहे, हमारा ऑक्सीजन मिलती रहे, ग्लूकोज वगैरह बनता रहे, ग्लूकोज जो है वो सेलों के अंदर में घुसता रहे, वहाँ से उसका फिर एनर्जी निकलती रहे। 80% दिमाग का काम उसमें चला जाता है। तो यानी अपने शरीर के हर एक हिस्सा जो है, उसको ब्रेन के साथ में कनेक्शन है। और कैसे कनेक्शन है, देखो तो आगे। हाँ, अब जो अपना दिमाग होता है, पहले दाहिने वाला फोटो देखना। अपना जो ये दिमाग होता है, उसका एक हिस्सा लेफ्ट साइड में और एक हिस्सा राइट साइड में। ये जो दिमाग है अपना, यहाँ से शुरू हो करके, और ये और ये जो इतना बड़ा है भीतर, केवल सरफेस पे नहीं है, केवल सतह पे दिमाग नहीं है, अंदर भी है ना, अंदर भी है। तो उतने सारे को हम 2 हिस्सों में देख सकते हैं। एक हमारे लेफ्ट का हिस्सा, ये वाला ब्रेन, ठीक है, ये बीच का हो गया। लेफ्ट किधर है तुम्हारा? लेफ्ट किधर है? हाँ, तुम्हारा लेफ्ट इस साइड है और राइट उस साइड है। मेरा लेफ्ट। तो जो अपने इसका दिमाग को सोचो, यहाँ से शुरू करके और यहाँ तक ये पूरा गोला है, ठीक है। अब गोला अंदर से भी वैसा, जैसे ऊपर से गोल है वैसा अंदर से गोल नहीं है लेकिन है, अंदर तक है दिमाग। तो उसका 2 हिस्सा सोचो, ये बीच की मांग निकली हुई है यहाँ पे, उसके दाहिनी तरफ का हिस्सा राइट साइड और बाईं तरफ का हिस्सा लेफ्ट साइड। और जैसे हमारे 2 हाथ होते हैं, लगभग एक जैसे होते हैं,
हाँ, इसी तरीके से हमारे 2 पैर होते हैं, 2 कान होते हैं, 2 आँख होती है, नाक में 2 छेद होते हैं जैसा बायां वैसा दायां, लगभग लगभग एक सा होता है। ब्रेन में भी बायां और दायां लगभग लगभग एक जैसा है, लेकिन अंतर भी है, अंतर भी है। लेकिन हाँ, कुल मिलाकर के ये एक लेफ्ट ब्रेन हो गया। इसको अगर आप स्फीयर सोचो, स्फीयर जानते हो? स्फीयर मतलब हाँ, गोला, बॉल टाइप का, गेंद टाइप का। आप वॉलीबॉल खेलते हो ना, उसका शक्ल कैसा है? स्फीयर। उसका आधा कर दें अगर, करेंगे नहीं, नहीं तो आप खेलोगे कैसे? और उसको आधा कर दें तो इधर वाला जो आधा हिस्सा बना, ये ऐसे सीधा हो गया और ऐसा हो गया, इधर वाला ऐसे सीधा हो गया, ऐसा हो गया। ये आधा जो हो गया उसको कहते हैं हेमीस्फीयर। हेमी, हाँ, आधा गोला। और स्फीयर का मतलब पूरा गोला। सर्किल जानते हैं आप? सर्किल पता है? ऐसा सर्किल बनाते हैं ना, वृत्त। उसमें अगर हम आधा कर दें, आधा कर दें, केवल इतना को देखें और इतने को अलग से देखें, दाहिने वाले को अलग से देखें, तो जो आधा सर्किल है उसको क्या बोलेंगे हम? जैसे आधा गोला था तो हमने उसको बोला हेमीस्फीयर। आधा सर्किल है उसको क्या बोलते हैं? सेमी सर्कल। ये सब याद करना पड़ता है अपने को। हाँ, गोला है तो हेमी, वृत्त है तो सेमी। ये सब अंग्रेजी है ना, अंग्रेजी में बहुत चीजें अपने को याद रखना पड़ता है। हिंदी में हम इसको लिखते हैं अर्धवृत्त। हिंदी में लिखना होता तो वही अर्ध वहां भी होता, वही अर्ध वहां भी था। आधा, अर्ध मतलब आधा। हाँ? और एक आधे का जो कॉमन अंग्रेजी शब्द है वो न सेमी है और न हेमी है, तो हाफ बोलते हैं। और हाफ बोलते हैं और लिखते हैं हाल्फ, लिखते हैं एल साइलेंट है। तो लिखते हाल्फ हैं और बोलते हाफ हैं। अच्छा, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये 2 साइड हैं अपने, ये लेफ्ट का साइड है और ये राइट का साइड है। और नहीं, पीछे आओ, पीछे आओ, पीछे आओ, पीछे आओ। ये जो आप ये वाला चित्र देख रहे हैं ना, ये वाला एक आधा साइड दिखा रहे हैं, ये वाला जो भी लेफ्ट या राइट। हाँ, ये केवल इतना वाला दिखा रहे हैं, इतना वाला दिखा रहे हैं। ये आगे का हिस्सा है, फिर ये बीच का हिस्सा है, फिर ये पीछे का हिस्सा है। ऐसा ऐसा, इसीलिए इस तरह का ऐसा दिखता है वो शक्ल में। तो ज्यादातर चीजें इसी से समझाई जाती हैं। हाँ, नाम पे मत जाओ, अभी नाम की चर्चा हम नहीं करेंगे। तो ये जो है, इसमें ये इसका सबसे ज्यादा बड़ा है, ये सबसे बड़ा। ये आगे से लेकर के अगर हम सोचेंगे तो काफी बड़ा सा हिस्सा ये पीला वाला है। ये एक प्रकार का काम करता है। डीप भी है, डीप नहीं दिखा रहे, खाली ऊपर ऊपर का दिखा रहे हैं यहाँ पे। और इसके बाद फिर ये जो हिस्सा है, ये वाला छोटा हिस्सा है, और ये पीछे का हिस्सा, बैक साइड का हिस्सा, ये वाला हिस्सा यहाँ का ऐसा ऐसा है ना, तो ये यहाँ वाला हिस्सा है। और ये फिर इधर से लेकर के इधर तक है। ये लाल वाली जो लाइन है वो ध्यान से देखना, इसको कह रहे हैं ब्रेन स्टेम। और स्टेम का मतलब होता है हाँ, तो वही वाला स्टेम है ये। तो अपने ब्रेन से एक इस प्रकार का निकलता है जिसको ब्रेन स्टेम कहते हैं। और ये ब्रेन स्टेम जो है वो हमारे ब्रेन को बाकी के सारे शरीर के साथ जोड़ने के लिए ये काम आता है। ब्रेन स्टेम जो पीछे में एक ही होता है, वो राइट और लेफ्ट नहीं होता। राइट वाला स्टेम अलग, लेफ्ट वाला नहीं, वो बीच में से ही निकलता है, दोनों में से, दोनों को कवर करते हुए निकलता है। चलो नेक्स्ट दिखाओ। अभी जो लेफ्ट ब्रेन है और जो राइट ब्रेन है, अपना जो लेफ्ट ब्रेन है और जो अपना राइट ब्रेन है, उसमें जो अंदर में जो भी रचना है उसके अनुसार उनके थोड़े थोड़े फर्क हैं। अब इसमें दिखाया है लेफ्ट ब्रेन लॉजिकल थिंकिंग,
लॉजिकल थिंकिंग का मतलब एक कोई सेंटेंस है, अब आपने उसमें से क्या दूसरा अर्थ क्या निकलेगा, इससे ये पता चला, इससे ये पता चला, इससे ये पता चला, वो लॉजिकल थिंकिंग है। बीच में गड़बड़ नहीं होना चाहिए, है ना। अगर हमें कहना है कि हाँ साहब जोड़ना है, घटाना है, गुना भाग करना है, ये है वो है, तो आपको उसका लॉजिक होना चाहिए। तो लॉजिकल थिंकिंग। लैंग्वेज एंड स्पीच, जो हम लोग भाषा सीखते हैं और बोलते हैं, भाषा बोलते हैं, उसका भी काम लेफ्ट ब्रेन करता है। मैथ एंड साइंस, मैथ एंड साइंस जितनी हम लोग कर रहे हैं, करते हैं, उसका भी ज़्यादातर हिस्सा काम जो है वो इसी का है। रीडिंग एंड राइटिंग, फिर एक के पीछे एक प्रोसेसिंग, सीक्वेंशियल, एनालिटिकल स्किल्स। उसका मतलब वो भी वही है एक तरीके से कि आप कोई सिचुएशन दी हुई है, आप उसके बारे में पूरा सोच समझ करके और उसकी व्याख्या कर सकते हो। तो ये सब काम जो है ये लेफ्ट ब्रेन का है। और राइट ब्रेन का काम जो है वो देखो क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी मतलब क्रिएट करना, मतलब हाँ, क्रिएट कर, कुछ नया बनाना, क्रिएशन, क्रिएशन, क्रिएट। हमने ये क्रिएट कर दिया, हमने वो क्रिएट कर दिया, हमने ये चीज़ बना दी, हमने वो चीज़ बना दी, तो ये नया क्रिएशन है। तो क्रिएटिविटी जो है, हम में ये अभ्यास हमारे अंदर है, हमारे ब्रेन को ये अभ्यास है कि हम कुछ है, हमने देखा, हमने फिर कहा चलो इसमें से हम कुछ नया बनाएंगे, हम कुछ इसमें से नया करेंगे, हम क्रिएट करेंगे। आप लोग अभी क्या बना रहे हैं, ठोक पीट करके स्टडी टेबल आप क्रिएट कर रहे हैं। वो आपके लकड़ी थे, ऐसे ऐसे पटरे पटरे थे, उस पटरे पटरे से आपने कुछ नया बना दिया है, क्रिएट कर रहे हैं। क्रिएटिविटी। इमेजिनेशन, इमेजिनेशन है ना, वही टी वाला है, शो वाला, टी से शो। इमेजिनेशन, इमेजिनेशन मतलब कल्पना, है? कल्पना करना। कल्पना करना मतलब जो नहीं है वो उसके बारे में दिमाग में चित्र बन रहा है कि अच्छा ऐसा वैसा ऐसा वैसा, क्या खूबसूरत प्लेटफॉर्म है नहीं, आप सोच रहे हो, केवल उसकी कल्पना कर रहे हो, इमेजिन कर रहे हो कि प्लेटफॉर्म के अंदर में ऐसे रैंप हो और ऐसे सीढ़ियाँ हो और यहाँ पर ऐसा एक टीवी चलता रहे, और जब ट्रेन आए तो एकदम करके जब ट्रेन आए तो उस समय में एक म्यूजिक बजे। आप इमेजिन कर सकते हो, आप कल्पना कर सकते हो, ऐसा वैसा वैसा वैसा। वो इमेजिन करने का काम राइट ब्रेन का है। म्यूजिक, आर्ट, कलाकारी, जितने पेंटिंग वेंटिंग, मूर्ति बनाना, ये सब जो है। फेशियल रिकॉग्निशन, किसी को देख के पहचानना कि अच्छा फेस देख करके किसी को पहचानना, वो है। स्पेशियल अवेयरनेस, जगह का ये यहाँ है वहाँ है, इसके बीच में इतनी दूरी है, वो सब। इमोशंस, इमोशन मतलब हाँ, इमोशंस मतलब भावनाएं, हाँ, रोना, हंसना, ये जो चीज़ें हैं। और इसी होलिस्टिक थिंकिंग, होलिस्टिक ये लिखा है, ये कट गया थोड़ा, होलिस्टिक, होलिस्टिक थिंकिंग। होलिस्टिक का मतलब होलिस्टिक का मतलब सब चीज़ों का ख्याल रखते हुए। जैसे हम स्कूल में जाते हैं क्या करने के लिए, अब हमें खाली वहाँ पे फॉर्मूले ही हम रटे, वहाँ पे हम वहाँ पे जाके खाली न्यूमेरिकल्स ही बनाए, हम वहाँ जाकर खाली ज्योग्राफी पढ़े, अंग्रेजी पढ़ें, ये करें वो करें, तो वो होलिस्टिक नहीं हुआ। लेकिन हम स्कूल में जाएं, दोस्तों से मिलें, दोस्ती करें, दोस्ती करके उनकी जो समस्याएं कोई हों, उनके परिवार की समस्याएं हों, तो हम उसके अंदर में अपनी सहायता करें। हमारे परिवार की कोई समस्या है तो वो हमारी सहायताएं करें। फिर हम खेलें कूदें, अपना शरीर भी बनाएं, हम प्रकृति से प्रेम करें। ये सारी चीज़ें अगर एक साथ है तो हम कहते हैं वो हॉलिस्टिक एजुकेशन है। हाँ, स्कूल जो है अगर खाली पढ़ा रहा है, खाली पढ़ा रहा है, खाली पढ़ा, इम्तहान ले रहा है, पढ़ा रहा है, इम्तहान ले रहा है, पढ़ा रहा है, इम्तहान ले रहा है, पढ़ा रहा है, तो अच्छा काम है, बढ़िया है, पढ़ना चाहिए, सभी को पढ़ना चाहिए, अच्छा काम है। लेकिन उससे अच्छा तब होगा जबकि वो हॉलिस्टिक डेवलपमेंट करेगा, विकास करेगा। यानी केवल उसके पढ़ने की और न्यूमेरिकल बनाने की और फार्मूला करने की, अलजबरा करने की और यही नहीं,
उसके शरीर का भी विकास होना है, उसका डाइजेशन भी ठीक रहना है, और उसको जितने न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जितने उसको पोषक तत्व चाहिए वो उसको मिलने हैं। और फिर उसके अंदर जो भावनाएं हैं वो भी ऐसी हो रही हैं कि हाँ वो समाज के लिए एक अच्छा इंसान बनेगा वो। तो हर तरीके से जब साथ मिला करके कोई चीज़ के बारे में सोचते हैं, उसके हर एक एस्पेक्ट को देखकर, तो उसको होलिस्टिक थिंकिंग कहते हैं। तो ये राइट ब्रेन और इसका मामला है। इमोशंस दोनों प्रकार के हैं। इमोशंस वो भी होते हैं कि किसी का दुख देख करके मेरे को बड़ा दुख हो रहा है, और इमोशंस वो भी हो रहे हैं कि किसी को देख के मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, उसके बाल नोच लूँ, वो भी इमोशन ही है, वो भी इमोशन है। तो ये सब जो है ये हमारे राइट ब्रेन से कंडक्ट होते हैं। चलो नेक्स्ट। ओके, हाँ एक ये चीज़ है जो हमारे शरीर में, हम कह रहे हैं ना कि ब्रेन का हमारे शरीर के हर एक हिस्से से संबंध है। कहीं पर भी कुछ होता है, मेरी उंगली, पैर की उंगली में चोट लगे, चाहे हमारे घुटने के अंदर में कुछ दर्द हो, कोई हमें डंडा लग गया, कुछ कहीं से और कुछ हो गया, हमने कुछ खाया पिया, पेट में गया, स्टमक में गया, वहाँ से इंस्टेटाइन में गया, शरीर के हर एक हिस्से से हमारे ब्रेन का संपर्क है। लेकिन वो संपर्क कुछ ऐसा है, वो जो स्टेम था ना, ब्रेन स्टेम, वहाँ से फिर आगे अभी आएगा चित्र, वहाँ से फिर आगे चीज़ें चलती हैं और वहीं से कनेक्शन होता है फिर हर एक चीज़ का। तो जो हमारा लेफ्ट ब्रेन है, हमारा जो लेफ्ट ब्रेन है, उसमें जो कुछ है उसका कनेक्शन होता है राइट साइड से, हमारे राइट साइड से। दाहिने हाथ से कनेक्शन होगा, बाएं हाथ से नहीं होगा। दाहिने पैर से होगा, बाएं पैर से नहीं होगा। इधर वाले हिस्से से होगा, इधर वाले हिस्से से नहीं होगा। उस उल्टा जो हमारा राइट साइड का ब्रेन है, इधर वाला जो हेमीस्फीयर है, उसका देखेंगे तो उसका कनेक्शन इधर वालों से है। तो जब सिर में चोट वोट लग जाती है कभी, और यहाँ पे चोट लगी, तो ऐसे तो चोट लगी तो ठीक हो जाती है, वहीं का वहीं ठीक हो जाती है। लेकिन मान लो कुछ थक्का ही जम गया, और थक्का जम के खून का सॉलिड बन के थक्का जम करके उसने कई सारे जो फंक्शंस वहाँ उस जगह से हो रहे थे उसको बंद कर दिया। उसको बंद कर दिया तो क्या प्रभावित होगा? हाँ, इस वाले हाथ से हम कुछ पकड़ के नहीं उठा सकेंगे। मुंह में ले जाना है तो मुंह में नहीं जा करके कहीं इधर उधर और जाएगा, हमें ऐसा ऐसा करते हुए और अंदाज से लाना पड़ेगा। तो ये उल्टा चलता है। अगर डॉक्टर को आपने जाके बताया कि भाई ये दाहिनी तरफ तो बैठते हैं तो गिर जाते हैं, बाईं तरफ करके बैठते हैं तो ठीक बैठते हैं, कुर्सी पर बैठना है और दाहिने साइड से पहले ऐसे सोचा कि ऐसे झुक के बैठ जाएं तो गिर जाते हैं, लेकिन बाएं साइड से करते हैं तो ठीक चलते हैं। तो दाहिना वाला पैर तो इनका कैसे कैसे चलता है। तो वो हमेशा इधर का ढूंढेगा कि ये कुछ चोट तो नहीं लगी है। कुछ पूछेंगे आपसे, कुछ चोट लगी थी क्या, गिरे थे क्या, किधर गिरे थे, किधर फटा था, नहीं फटा था, फूल गया था। तो दो यहाँ वाला चीज़ जो है वो अपने उस ब्रेन स्टेम से होकर के इधर वालों से कनेक्टेड है, और इधर वाला जो है वो इधर वालों से कनेक्टेड है। अच्छा, इसमें एक शब्द आया है, ये देखो क्या लिखा है, लेफ्ट ब्रेन कंट्रोल्स द मोशन ऑफ राइट बॉडी। जो राइट बॉडी का जितना मूवमेंट है उसको लेफ्ट साइड कंट्रोल करता है। ये क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? वाइस वर्सा का मतलब उल्टा। मैंने इसका उल्टा हुई, लेफ्ट ब्रेन कंट्रोल करता है राइट बॉडी के मूवमेंट को, और राइट ब्रेन कंट्रोल करेगा लेफ्ट बॉडी के मूवमेंट को। तो उसको कहते हैं हम लोग वाईसी, बोलते हैं वाईसी, ठीक है, वाईसी वर्सा। लेकिन अगर आपके प्रिंसिपल के साथ में जो उनके उप प्रधानाचार्य होते हैं उनको क्या बोलते हैं? एक वाइस प्रिंसिपल। उनका भी स्पेलिंग ऐसा ही होता है, वाइस का। तो यहाँ प्रिंसिपल के पीछे लगा हो वही स्पेलिंग है, VICE, तो वाइस पढ़ना। और वर्षा के पहले लगा हो तो वाईसी पढ़ना, वाईसी वर्षा, वाइस वर्षा भी बोलते हैं, लेकिन वाईसी वर्षा भी बोलते हैं।
चलिए नेक्स्ट। तो ब्रेन के स्टेम से सीधा कनेक्शन जो है वो इस रीढ़ की हड्डी का है। ये जो रीढ़ की हड्डी है उसके साथ में ये ब्रेन का स्टेम जो है यहां लगा हुआ है। तो ब्रेन को जो कुछ भी करना है शरीर के साथ में वो इसी के यहीं से शुरुआत होगी। ब्रेन में जो आना है सो यहीं से आएगा, ब्रेन से जो जाना है सो यहीं से जाएगा। और ये जो हमारी रीढ़ की हड्डी है कहाँ पर होती है? पीछे होती है ना। ये गर्दन से शुरू होकर के और नीचे तक, जहां तक ऐसे ऐसे छू के देख सकते हैं ना कहाँ तक वो हड्डी है। तो ये पूरा जो है उसको स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। उससे होकर के और ये इसका कनेक्शंस बनता है और इस स्पाइनल कॉर्ड से फिर बाकियों का कनेक्शन बनता है। स्पाइनल कॉर्ड में बहुत सारी इसकी कॉम्प्लिकेटेड रचना है अंदर में, इससे होकर के हर जगह पे कनेक्शन बनता है। हाँ दिखाना। अरे मेरा तो समय हो गया बड़ी जल्दी। तो ये एक ड्राइंग है ये, और इसमें दिखाया गया है कि जैसे ये है, मान लो यहाँ पे है, यहाँ पे ये सब चीज़ें कनेक्टेड हैं कहीं ना कहीं जा कर के और स्पाइन से कनेक्टेड है। हर हिस्सा जो है वो कनेक्टेड है। कैसे कैसे ये कनेक्शन है वो दिखाते हैं। हाँ हाँ, ये कहलाते हैं न्यूरॉन कहलाते हैं। गुड, आपको अपने सब जानते हैं आप। अब न्यूरॉन की जो शक्ल होती है, ये जो पार्ट है इसको सेल बॉडी कहते हैं, मोटा सा जो पार्ट है। और इसके साथ इस तरह का ये जो निकला हुआ है वो सब डेंड्राइट कहलाता है। और फिर इसकी पूंछ जो है, लंबी सी पूंछ ऐसे चलती है, एक्सॉन कहलाती है। और उसके फिर यहाँ पे ये, अब ये तो ठीक है, न्यूरॉन हो गया, नर्व सेल हो गया ये। अब ये नर्व सेल से सूचना कैसे आती है? ये नर्व सेल से एक शरीर के एक हिस्से से एक शरीर के दूसरे हिस्से तक सूचना जाना है ना। दिमाग को बताना है कि तुम अपने मसल्स को ऐसे सिकोड़ो या इसको ऐसे घुमाओ। तो सूचना जानी है एक जगह से दूसरी जगह तक। स्पाइनल कॉर्ड जो है हमारा ब्रेन स्टेम से लगा हुआ, वहां से अलग अलग जगहों तक जानी है। और ये इन्हीं से जाती है, न्यूरॉन से ही जाती है। यही न्यूरॉन्स उस सूचना को लेके जाते हैं। लेकिन वो सूचना जाती कैसे? चिट्ठी में लिख करके जाती है क्या? ब्रेन ने लिख करके न्यूरॉन को पकड़ाया, उस न्यूरॉन ने वो चिट्ठी दूसरे को पकड़ा दी। हाँ, कैसा सिग्नल जाता है? कैसा सिग्नल जाता है? तो ये जो इसके ये जो इसका ये है ना, पूंछ इसकी एक्सॉन, ये जो पूंछ है इसकी एक्सॉन, इसमें आप देखोगे। हाँ नेक्स्ट दिखाना जरा, है क्या लिखा है क्या? हाँ राइट। तो इसके अंदर में ऐसे है गोल गोल, ऐसे गोल गोल है, जैसे ये है अपना चौक। ये है मान लो एक, जो इसका एक टुकड़ा जो दिख रहा है आपको, ये जैसे दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला ये है। तो इसमें जो ऊपर की सतह है, ऊपर की सतह है, उसके ऊपर कुछ आवेश रहता है, धन आवेश। आप यहां देख रहे हो ना, ये प्लस 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 लिखा हुआ है, और यहाँ पे माइनस माइनस फिर प्लस आ गया। तो दो बार क्यों है प्लस? दो बार क्यों है? एक बार यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, और दो ये भी दो बार है, माइनस यहाँ यहाँ। ये क्यों है? ये पूरा जो ये एक्सॉन का जो पार्ट है, ये इसमें जो बाहर वाला हिस्सा है, ये जिसको मैं छू रहा हूं, उस पूरे पे धन आवेश रहता है। और इसके जो अंदर का हिस्सा है, जिसको मैं छू नहीं रहा हूं, इसी के भीतर का हिस्सा, वो जो है वहां पे ऋण आवेश रहता है। और दोनों के बीच में एक वोल्टेज डिफरेंस रहता है। ये बाहर के हिस्से में और अंदर के हिस्से में एक वोल्टेज डिफरेंस रहता है। और कितना वोल्टेज डिफरेंस रहता है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, तो बताने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, आपको पता है कितना वोल्टेज डिफरेंस रहता है बाहर और अंदर में? वोल्टेज का डिफरेंस किस में नापते हैं? किस यूनिट में नापते हैं?
वोल्ट में नापते हैं। जैसे बैटरी होती है ना अपनी, हम लोग खरीद के जो लाते हैं टॉर्च में डालने के लिए, तो उसका एक सिरा यहाँ एक सिरा यहाँ होता है, और 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट कहते हैं हम, तो वो उसका वोल्टेज है वो। उसी तरीके से यहाँ पे जो यहाँ ऊपर का हिस्सा है और इसके भीतर वाला जो हिस्सा है सतह का, उनके बीच में बैटरी की तरह से वोल्टेज है, और वो वोल्टेज मिली वोल्ट, 70 मिली वोल्ट के करीब का। वो वोल्टेज कैसे आता है, ये चार्ज कैसे आते हैं, ये चार्ज कैसे आते हैं? आवेश आना चाहिए ना, धनावेश ऋणावेश आते कहाँ से, कैसे आते, कहाँ है वो धनावेश, पार्टिकल्स। कैसे वाले हैं धनावेश, कैसे वाले? जैसे अपना सेल वेल होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ जमा हो जाते हैं और दूसरी तरफ से इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाते हैं, तो फिर वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस बनता है, वोल्टेज बनता है। तो यहाँ जो बाहरी सतह में और भीतरी सतह में बन रहा है, तो उसमें क्या चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं, क्या चल रहा है, क्या क्या एक साइड में क्या इकट्ठा हुआ है और दूसरे साइड में क्या इकट्ठा हुआ है? बाहर की तरफ एक आवेश आया होगा, अंदर की तरफ दूसरा आवेश होगा। कहाँ से आए वो आवेश? रगड़े लगे। है जी? रगड़े लगे। नहीं, रगड़ने से इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है, तो वहाँ ऐसा कुछ नहीं है जिसमें रगड़ रहा है, हमेशा रगड़ते रहे। अपने इसमें न्यूरॉन्स में सोडियम और पोटेशियम, इनके आयंस रहते हैं, ठीक है। सोडियम आप जानते हैं, सोडियम पढ़ा है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम कैसे कैसे लिखते हैं, उसका क्या सिंबल लिखते हैं? हाँ, तो ये सोडियम है। और आपको पता है इसके एटम में कितने प्रोटॉन होते हैं, कितने न्यूट्रॉन होते हैं? 11। क्या? और दोनों मिलके इसको क्या बोलते, इस संख्या को क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास बोलते हैं। इसको एटॉमिक नंबर बोलते हैं, और इसको न्यूट्रॉन का नंबर बोलते हैं। और जितने एटम में जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। तो सोडियम के एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 11 होंगे ना। उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को आप हटा दो वहां से, न्यूट्रॉन नहीं हटेंगे, प्रोटॉन नहीं हटेंगे, 11 प्रोटॉन बने रहेंगे और 12 न्यूट्रॉन बने रहेंगे। इनके साथ में ये दोनों मिलकर के एक बहुत छोटा सा हिस्सा बनाते हैं, जिसको कि न्यूक्लियस कहते हैं। और सेल में जो न्यूक्लियस है उससे इसका कोई रिश्ता नहीं है। सेल जिसको हम कहते हैं ना, सेल में एक न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होते हैं ना सेल के अंदर में, उस वाले न्यूक्लियस से इसका कोई रिश्ता नहीं है। ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मिलके एटम के केंद्र में खूब जरा सी जगह के अंदर में वो जमे रहते हैं, तो वो जो है उसका नाभिक कहलाता है, न्यूक्लियस कहलाता है। उसके बाहर फिर 11 इलेक्ट्रॉन्स घूमते फिरते रहते हैं, उनमें से एक इलेक्ट्रॉन कहीं और इस्तेमाल हो रहा है। तो कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? प्रोटॉन कितने? 11, इलेक्ट्रॉन 10। तो कुल क्या हो गया? ये ऋण आवेशित हो गया कि धन आवेशित हो गया? प्रोटॉन 11 और इलेक्ट्रॉन 10। तो ऋण आवेशित बना कि धन आवेशित बना? धन आवेशित बना, क्योंकि धन आवेश वाले ज्यादा है, ऋण आवेश वाले कम है। ऐसा जब कर दें हम, एक इलेक्ट्रॉन को हटा दें, तो हम कहते हैं कि वो सोडियम का आयन बन गया। ये सोडियम का एटम था। जब यहाँ इसके साथ जब पूरे 11 इलेक्ट्रॉन्स थे, तब हम कहते थे कि ये सोडियम का एटम बना, परमाणु। और अगर 10 ही हैं, ये 11 ठीक है, ये 12 भी ठीक है, और इधर में ये 23 भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन है, तो हम कहते हैं कि ये क्या बन गया?
आयन बन गया, सोडियम का आयन बन गया। और चूंकि धन आवेश है इसलिए हम उसको लिखते हैं Na और उसके ऊपर प्लस, Na प्लस। हाँ, इसी तरह से पोटेशियम है, पोटेशियम में से एक निकाल दो तो पोटेशियम का आयन बन जाता है। तो यहाँ पे हर सेल के उसके अंदर में हमारे इस तरह के सोडियम और पोटेशियम के आयन वो उसके आते जाते रहते हैं, और उन्हीं के कारण से ये वोल्टेज बनता है, उन आवेशों के कारण से ये वोल्टेज बनता है जो कि आप 70 मिली वोल्ट कहते हो ना। और वो सोडियम और पोटेशियम के आने जाने में अगर बाधा पहुंच जाती है, कई बार सोडियम कम हो जाता है तो बहुत अलग अलग किस्म की विकृतियां होने लगती है। फिर वो आदमी बहुत उटपटांग बातें करने लगता है, सिर्फ इसलिए कि वहां का सोडियम आयन का और पोटेशियम आयन का जो आना जाना है वो बाधित हो गया है, उसमें कुछ गड़बड़ हो गई है, जितना आना चाहिए था, जितना जाना चाहिए था उतना नहीं जा रहा है। तो बहुत सारी समस्याएं होती है, इन्हीं के कारण से ये वोल्टेज है। और कहीं पे अगर कुछ होता है तो ये डेंड्राइट्स न्यूरॉन के बैठे हुए हैं, कहीं कुछ होता है आपके घुटने के अंदर में दर्द हो गया, कहीं चोट लग गई, कुछ हो गया, तो फिर उसके कारण से ये इसके अंदर में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है। 70 MV जो है मिली वोल्ट, इसमें थोड़ा परिवर्तन हो जाता है, वही सिग्नल है। और वो सिग्नल फिर ऐसा चलता है, ऐसा चलता है, जितना लंबा है वहां तक चलता है। यहां उसको कोई दूसरा न्यूरॉन बैठा होगा, यहां कोई दूसरा न्यूरॉन बैठा होगा, तो वो जो वोल्टेज का सिग्नल है यहां पहुंचने के बाद जब उसको दूसरा न्यूरॉन यहां मिलता है तो यहां से कोई केमिकल निकल के जाता है उधर। अब इलेक्ट्रिकल सिग्नल नहीं जा रहा है, अब केमिकल जा रहा है, किसमें? दूसरे न्यूट्रॉन के डेंड्राइट में। ठीक है, यहाँ जो दूसरा न्यूट्रॉन है, तो न्यूट्रॉन तो छोटा ही सा है ना, हमें तो यहाँ से लेके यहाँ तक पास करवाना है उसको, तो बीच में बहुत सारे न्यूरॉन्स आने हैं। तो दूसरे न्यूरॉन में ये अपनी सूचना के केमिकल इंजेक्ट करके देता है, और जो है वो देता है उसको सूचना, जो केमिकल इंजेक्ट करता है उसको कहते हैं न्यूरॉन ट्रांसमीटर। ऐसे करके एक न्यूरॉन से अगले न्यूरॉन, अगले न्यूरॉन से अगले न्यूरॉन, उससे अगले न्यूरॉन, करते 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 और जहां तक भी उसको जाना है, सबके रास्ते बने हुए हैं, सबके रास्ते इस तरह से बने हुए हैं, ये सब गलियां हैं, समझ लो ये सब गलियां बनी हुई, इधर से उधर, उधर से उधर, उधर, यहाँ से वहां जाना है तो ये वाली गली पकड़ो, यहाँ से वहां जाना है तो वो वाली गली पकड़ो। ऐसे करते हुए पूरा शरीर जो है वो अपने स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा हुआ है, और स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन के स्टेम से जुड़ी हुई है, और इसलिए ब्रेन जो है वो पूरे शरीर से जुड़ा हुआ है। हाँ चलो, ओके। तो ये देखो, ये एक उदाहरण लेके खत्म करेंगे। ये इसने हाथ से ये पकड़ा हुआ है और इसमें कुछ सामान रखा हुआ है, और इसी समय, जिस समय का ये चित्र बनाया गया है, इसी समय इस पे एक और लड्डू डाल दिया गया है। तो जैसे ही और लड्डू गया, भार के कारण से ये जो है सो ऐसे पकड़ा हुआ था, ऐसे तिरछा हो जाएगा, होगा ना, भार लगेगा तो नीचे जाएगा, वो स्थिति यहां दिखाई हुई, देखो ऐसे तिरछा हो गया ये। और ये तिरछा जैसे ही होगा, यहाँ की जो मसल है वो ऐसे फैलेगी, ऐसा हो गया ना, तो यहाँ की मसल ऐसे फैलेगी। अब जैसे ही ये फैलेगी वैसे ही ये यहाँ के हमारे जो न्यूरॉन्स हैं उन्होंने सिग्नल भेजा, कहाँ? यहाँ के जो न्यूरॉन्स है, इस जगह के जो न्यूरॉन्स है, जो मसल फैली, हर चीज का रिपोर्टिंग होना चाहिए ब्रेन को। मसल फैली, रिपोर्ट हुआ कि नहीं, कुछ भी हो रहा है तो उसकी रिपोर्टिंग चाहिए ब्रेन को। तो जैसे ही यहाँ की मसल फैलती है, इसको आपने लड्डू एक एक्स्ट्रा डाल दिया और ये ऐसे टेढ़ा हो गया, ये मसल फैली, तो इसकी सूचना यहाँ से तुरंत ब्रेन के पास जाएगी। इसी को यहाँ पे दिखाया है, यहाँ से इसके जो ये है, ये सब लग करके और यहाँ से चल करके ये ब्रेन में पहुंच रहे, और ब्रेन में पहुंचने के बाद ब्रेन अपना सिग्नल डालेगा, और वहां से फिर ये दूसरे जो न्यूरॉन्स हैं उनसे होते हुए वो फिर यहां तक पहुंचेंगी, उस मसल तक पहुंचेगी, और उस सिग्नल में है सिकोड़ो, मसल सिकोड़ो। ओके, तो मसल सिकुड़ेगी यहां से, और मसल सिकुड़ेगी तो ये सीधा हो जाएगा। ये देखो, ये सीधा हो गया,
ओके। तो इस तरीके से ब्रेन से सिग्नल्स का आना जाना होता है और हर एक चीज कंट्रोल वहां से होती है। कुछ रखोगे तो ये ऐसे टेढ़ा जरूर हो जाएगा, लेकिन उसके बाद ये सीधा क्यों हुआ? ब्रेन से आया मैसेज, आया ब्रेन से मैसेज आया सीधा करो, तो इस तरह से वो सीधा हो गया। ऐसे ही हमारा हाथ में जब हम कुछ गर्म, बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ में हाथ लग जाए, पट से हम हाथ हटाते हैं। ये हाथ हटाने का सिग्नल ब्रेन से आ रहा है, ब्रेन के स्टेम से आ रहा है, राइट, ब्रेन के स्टेम से आ रहा है। ये कुछ हुआ, यहाँ टेम्परेचर बढ़ा, यहाँ गर्म हुआ, उसकी सूचना ब्रेन को रिपोर्ट हुई और ब्रेन ने दोबारा वहां से सिग्नल भेजा, हाथ हटाओ वहां से, मसल्स को काट, यहाँ खींचो खींचो, तो वो हाथ खींचते हैं। तो ऐसे करते हुए अपनी सारी सूचनाएं जो है वो ब्रेन से आती हैं और जाती हैं, और सारी चीजें जो है अपने ब्रेन से ही कंट्रोल होती है। सभी प्रकार के एक्शन जहां भी कुछ हो रहे हैं वो अंत में ब्रेन से ही कंट्रोल होते हैं। ठीक है, चलो गुड, 5 लेक्चर्स कंप्लीटेड। न्यूरॉन्स नहीं जा रहे हैं ना, न्यूरॉन्स का वो जो आपका एक्शन है उसमें जो ये सोडियम पोटेशियम के कारण से जो वोल्टेजेस हैं उनमें परिवर्तन होता है, और वोल्टेजेस का परिवर्तन प्रोपेगेट करता है। न्यूरॉन नहीं जा रहे, न्यूरॉन का कोई मास नहीं जा रहा है, लेकिन यहाँ का जो 70 मिली वोल्ट की जगह मान लो 71 मिली वोल्ट हो गया, 69 मिली, ये जो हो गया वो अपने बगल वाले में उसी तरीके का पैदा करता है, वोल्टेज डिफरेंस पैदा करता है। ये वोल्टेज डिफरेंस कल चल के जा रहा है। सर अगर मतलब आपने बताया था लेफ्ट ब्रेन से हम लोग रीडिंग और राइटिंग करते हैं, और लेकिन जो लेफ्ट साइड से लिखते हैं उनके लिए बदल जाता है। उनके लिए बदल जाता है। करीब करीब 10% लोग औसतन लेफ्ट से काम करते हैं, 90% राइट से काम करते हैं। तो लेफ्ट का फंक्शन है कई सारा, वो राइट वाला करता है, मतलब वो उस तरह के जो स्ट्रक्चर्स वहाँ पर हैं वो सब राइट में होते हैं और राइट होकर लेफ्ट में होते हैं, यस उल्टे होते हैं। तो मुंह किससे काम करता है, लेफ्ट ब्रेन से राइट ब्रेन? हाँ नहीं, वो सही ठीक कह रहे हैं। उसमें भी मुंह में भी बहुत दोनों पार्ट है ना, इधर का भी पार्ट है उधर का भी पार्ट है, तो ये पार्ट उसे कंट्रोल होगा, ये पार्ट इससे कंट्रोल होगा। आप सुबह में व्यायाम करते हो तो ऐसे हाथ फैलाते हो, दोनों हाथ फैलाते हो ना, चाहे ऐसे लेके जाते हो या ऐसे लेके जाते हो, तो ये वाला इससे कंट्रोल हो रहा है, वो वाला उससे कंट्रोल हो रहा है, तो इधर के हिस्से का मूवमेंट जो है तो इधर से कंट्रोल होगा, इधर का मूवमेंट। इसीलिए एक तरफ का जब लकवा होता है, पैरालिसिस होता है, तो आप देखते होंगे कि आदमी जो बोलता है तो एक तरफ का मुंह उसका चलता नहीं, एक ही तरफ का चलता है। हाँ चलो ओके।